अगर कॉमा कंजंक्शन होता तो आपको बहुत बार ऐसे सेंटेंस मिलता, राम इसके बाद श्याम कॉमा लगा के आर गोइंग। लेकिन ऐसे लिखूं तो आप बोलोगे नहीं एंड लगाओ। तो फिर ये बोलना कि कॉमा कंजंक्शन होता है वो एक खास कंडीशन में होता है। ध्यान रखिएगा, जब आपको अब ये टेक्निकल पार्ट हो जाता है। अब कंजंक्शन के भीतर में कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, वो मैं बाद में, कंजंक्शन का जब चैप्टर शुरू होगा, अभी तो कंजंक्शन के कंसेप्ट हो रहे हैं। अभी आप ध्यान दो कि अगर आपको ऐसे लिखना है, जरा समझो इसको, थियरी से समझो, राम कॉमा श्याम मोहन एंड हरि आर गोइंग। अगर मैं छोटा सा सेंटेंस लिखूं, मैं समझाने में इजी सेंटेंस रखता हूं, तो आपका एंड बट दो अभी फिलहाल अभी आप दिमाग में रखो, फिर मैं कोऑर्डिनेट जब टेकअप करूंगा तो आपको मैं बताऊंगा। एंड और बट, जब एंड से दो से ज्यादा चीजें जुड़ती हैं तो आप यहां पे इसके जगह पे एंड लगा सकते हो। ग्रामेटिकली वो गलत नहीं होंगे, ग्रामेटिकली वो गलत नहीं होंगे। राम एंड श्याम एंड मोहन एंड हरि, लेकिन वो बार बार लगने, रिपीटिशन का साउंड थोड़ा रफ लगता है, तो आप अंतिम वाले में एंड लगाते हो और उसके पहले एंड का इक्विवेलेंट एक कॉमा डाल देते हो। कॉमा एंड का इक्विवेलेंट होता है जब लास्ट में एंड लगा हुआ हो। अगर दो से ज्यादा चीजें, इसीलिए मैं यहां पे कॉमा डाला तो आपने कहा कि नहीं ये नहीं होगा, यहां पे एंड लगना चाहिए क्योंकि दो ही है ना। अगर दो से ज्यादा हो तो हमको एंड लगाने की जरूरत नहीं है। ये एंड यहां पे अंडरस्टूड है कॉमा से। अब आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आप इस सेंटेंस को देखो, हमारे पास एक कंजंक्शन, अब बिफोर के साथ ये रूल नहीं है कि बिफोर के पास पहले भी आप कॉमा लगा लो। आपको अगर इसको शुद्ध करना होगा सेंटेंस को, अभी कॉमन एरर है, तो आपको लास्ट वाले के पहले लास्ट वाले कॉमा को एंड में चेंज करना होगा। जब इसको एंड लिख दोगे ना तो ये खुद ब खुद एंड हो जाएगा। एंड लिखना पड़ेगा तब वो एंड होगा। राम रिच द ऑफिस अर्ली कॉमा दैट इज इक्वल टू एंड, क्योंकि आगे में एंड लगा हुआ है। टुक हिज सीट एंड फिनिश द पेंडिंग वर्क हरिडली बिफोर। सो आप ये ध्यान रखिए कि कंजंक्शन ये एंड का है, और एंड को हम लोग जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को टेकअप करेंगे ना तो आपको मैं समझाऊंगा उसको। अभी आपको शायद एक बात समझ में आई होगी कि कंजंक्शन वाक्यों को जोड़ता है, उसका मतलब क्या है। अब सोचो जरा, कंजंक्शन वाक्यों को जोड़ता है, एंड वाला पार्ट को। और वाक्य किसको बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स। अब ये तुमको जब तुमने थियरी में पढ़ा ना तो तुमको बहुत आराम से ये तो, और हां अभी जो ये रूल्स हो रहे हैं कंसेप्ट्स का ध्यान रखना, एक्सेप्शंस नहीं होता है। दुनिया में जितने भी रूल्स हैं ग्रामर के, अगर मैं ग्रामर की बात करूं, ग्रामर के अगर रूल्स हैं तो उनका एक्सेप्शंस आपको मिल जाएगा, बट कंसेप्ट्स का कभी एक्सेप्शन नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब हो और कंजंक्शन का इस्तेमाल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। जो मैंने अभी आपको एक बेसिक शुरू किया था कि सेंटेंस इज ए मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, प्लीज इसको मत टेकअप कीजिए। सेंटेंस इज समथिंग दैट
that is decided or defined by the finite verbs. finite verb का फॉर्म आपको समझ में आया होगा. अब आपको सेंटेंस जब समझ में आ गया, अब मैं तुमको एक सेंटेंस लेता हूं, मैं एग्जांपल देता हूं. He wanted to come to me taking a break from his office to talk to me to convince me to come to the party. मैंने प्लानिंग नहीं किया था, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया. अभी आप देखो, इतना बड़ा वर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 24 वर्ड हैं, बट सेंटेंस एक ही है, क्योंकि फाइनाइट वर्ब एक ही है. इसीलिए तुमको सेंटेंस में कहीं कंजंक्शन नहीं दिखाई पड़ेगा. लेकिन क्रियाएं कितनी हैं आप देख लो, 1 2 3 4, अच्छा ये तो नाउन हो गया, 5 4 5 6, इतने सारी क्रियाएं हैं. लेकिन इनका जो फॉर्म है वो या तो टू भी वन के फॉर्म में है या आईएनजी के फॉर्म में है. और आप ध्यान दें कि टू भी वन और आईएनजी फाइनाइट वर्ब में नहीं आते और इनको जोड़ने के लिए कंजंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती. सो अगर तुमको कहा जाए कि यहां पे कितने सेंटेंस हैं, तो इट से एक सेंटेंस है. और अगर मैं लिखूं राम केम एंड स्लेप्ट, कितने सेंटेंस हैं, तो 2 सेंटेंस हैं. इसीलिए यहां पे कंजंक्शन की जरूरत पड़ी है. केम भी है, स्लेप्ट भी है, दोनों भी टू है, तो हमको एंड लगाना पड़ा. अब वहां पे सेंटेंस, अब मैं बोलूं कि राम नहीं है, सब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो फिर हमको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड, और, बट, नॉर, इनका यूज करने का तरीका समझना होगा. तो उधर के डिटेल में बिना गए, जब आपका बेसिक्स ठीक हो जाए, कंसेप्ट सही हो जाए, तो आप डिटेल में पढ़ो ना, कंजंक्शन कितने टाइप के होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं, तो आप उसको समझो. लेकिन अभी के स्टेज में सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट पढ़ने की जरूरत नहीं है. अभी आप सेंटेंस पहचानो, अभी आप सेंटेंस को पहचानो कि सेंटेंस कितने हैं यहां पे, और सेंटेंस आइडेंटिफाई होंगे तुम्हारे कंजंक्शन से. सो मेरा अपना पहला पार्ट ये रहेगा कि तुम्हारा सेंटेंस किसको बोलते हैं ये तुम कंफर्म करो. अब सेंटेंस का जो आइडेंटिफाइंग फैक्टर होता है, आप ये ध्यान रखो, सेंटेंस कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, वो तो फाइनाइट वर्ब से. अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब. रुकना, भी टाइप ऑफ सेंटेंसेस अलग अलग होते हैं ना. हाँ, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, इंटरोगेटिव हैं, अफर्मेटिव हैं, ऑप्टेटिव हैं, चाहे इंपरेटिव हैं. एकमात्र ध्यान दीजिएगा, एकमात्र ऐसा टाइप ऑफ सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट छुपा होता है, सब्जेक्ट छुपा होता है, दैट इज इंपरेटिव सेंटेंस.
आज्ञा एडवाइस देने वाले सेंटेंसेज जिनको हम इंपेरेटिव बोलते हैं, वो चूंकि एक्चुअली वो रिटन का पार्ट नहीं है, वो स्पोकन का पार्ट है। किसी को आप आज्ञा एडवाइस देते हो तो वो आदमी तो सामने होता है ना, और सामने होता है तो मैं उसके आई कांटेक्ट उसके साथ बना के मैं उसको बोलता हूं गो देयर, डू दिस वर्क केयरफुली, क्योंकि उसको उसके चेहरे को देख के मैं बोल रहा हूं तो होता हूं। सो यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, यू गो देयर, यू डू योर वर्क केयरफुली, उसको जब देख ही रहा हूं तो फिर यू लगाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए एकमात्र ऐसा सेंटेंस है जिसका स्टार्टिंग तुमको V1 से दिखाई पड़ेगा, और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तुमको नहीं दिखता। बाकी दुनिया के हर सेंटेंस में सब्जेक्ट होता ही होता है, सब्जेक्ट आएगा ही आएगा। अब क्वेश्चन यह है कि जैसे तुमने सेंटेंस लिया, सेंटेंस को, क्योंकि मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, ऑब्जेक्ट आने की बाध्यता नहीं है कि ऑब्जेक्ट आना ही आना है, बट सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा। वर्ब तुम अपने फॉर्म से पहचानोगे। अब सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सेंटेंस को अगर पूरी तरह समझना है तो तुम सब्जेक्ट भी अगर ठीक से समझ जाओ तो तुम्हारा सेंटेंस का पार्ट आइडेंटिफाई करने में, और इसको तुम अगर सेंटेंसेस के थ्रू, मैं तुमको अभी एक काम कराऊंगा आपको इसी सीरीज में, अगले वीडियो में आपको सेंटेंसेज में दिखाता हूं जिसमें तुम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैं तुमको आइडेंटिफाई करके दिखाऊंगा, क्योंकि अगर वो इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है, आज्ञा देने वाला, एडवाइस करने वाला, सजेशन देने वाला, तो उसमें सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट को अगर आप आइडेंटिफाई करना सीख रहे हो तो बिना बोले, बिना कुछ किए आप सिंटेक्स का चैप्टर पढ़ रहे हो। ध्यान से सुनना, सिंटेक्स का चैप्टर, अब उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा जरा एक बात बताइए, सिंटेक्स में आप सिंगुलर प्लूरल वर्ब को करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, तो हमें से कितने लोगों को नहीं पता है, उनको बचपन में सीखे, सॉरी अभी सीखने की जरूरत पड़ रही है कि इज सिंगुलर होता है, आर प्लूरल होता है, हैज सिंगुलर होता है प्लूरल होता है, डज सिंगुलर होता है, डू प्लूरल होता है, सब लोग जानते हैं। तो सिंटेक्स चैप्टर का मेन लफड़ा तो सब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन है। तो आप एक्चुअली सिंटेक्स जब पढ़ते हो तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हो, वो तो तुमको सेंटेंस पढ़ने के समय ही कर लेना चाहिए था। तुम सेंटेंस पढ़ लिए होते कि सेंटेंस में सब्जेक्ट का कंसेप्ट क्या होता है, तुम्हारा सिंटेक्स चैप्टर खुद ब खुद हो गया रहता। ठीक है, नाउन जब पढ़ोगे ना तो उसमें कॉमन नाउन के साथ डिटरमाइनर्स पढ़ने की जरूरत पड़ती है, कॉमन नाउन के साथ। लेकिन उस डेटर मैं क्या बोला अभी तुमको थोड़े कुछ दिनों के 2-4 वीडियोस के बाद समझ में आएगा। अगर आपको जिस समझ में आ गया होगा तो आपका ग्रामर अच्छे से काम कर रहा है। तुमको सब्जेक्ट देखना है। अब अगर मैं सब्जेक्ट के कंसेप्ट को लूं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बचपन की एक चीज आएगी, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। हिंदी बेल्ट में लोगों के दिमाग में यही बात आती है, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। अब अगर मैं एक छोटा सा लूं नाउ सेंटेंस के सब्जेक्ट पार्ट का, क्योंकि सेंटेंस को मैंने अभी अभी क्या बोला, सब्जेक्ट और वर्ब से आइडेंटिफाई करते हैं। वर्ब कौन सा वर्ब अभी हमने सीखा, अब सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पहले एक मिसकंसेप्शन हटाओ अपने दिमाग से। अगर मैं एक बड़ा पॉपुलर टाइप का सेंटेंस अगर मैं आपको दूं और मैं आपसे सब्जेक्ट पूछूं तो आप हो जाओगे कंफ्यूज्ड, क्योंकि वर्ब यहां है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपके दिमाग में कर्ता, क्योंकि कर्ता एक हिंदी का वर्ड है और इस कर्ता का गुण धर्म यह है जो काम को करे, तो जैसे ही मैंने सब्जेक्ट की हिंदी ली कर्ता, तो मैं आपके सेंटेंस में क्रिया का गुण धर्म क्या है,
काम का होना, एक्शन। अब मैं अगर बोलूं कि आई हैव टू गो, अभी मैंने आपसे पूछा था आई हैव टू गो, तो इसमें तुम्हारे को मैं पूछूं कि क्रिया, हिंदी वाली क्रिया, अंग्रेजी का वर्ब नहीं, हिंदी वाली क्रिया क्या है, तो तुमको ये नहीं दिखाई पड़ेगा, तुमको दिखाई पड़ेगा ये, क्योंकि यहां पे क्रिया वो है, जबकि अंग्रेजी का वर्ब यहां है। तो अगर कोई आपने आपसे बोले कि हिंदी का मतलब क्रिया होता है, हाउ कन्विंसिंग इट इज, कितना कन्विंसिंग है। वैसे ही अगर कोई सब्जेक्ट का मतलब कर्ता बोलता है, तो कर्ता तो यहां है, क्योंकि कर्ता का गुणधर्म है जो काम को करे, जबकि तुम भी जानते हो कि सब्जेक्ट यहां है, सब्जेक्ट यहां है। क्योंकि अगर ये करता है, तो आपकी इंग्लिश में एक चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आना पड़ता है। अगर ही है तो इज, आई है तो एम, दे है तो आर। तो अगर ये करता है, सब्जेक्ट है, करता नहीं है, सब्जेक्ट है, तो हमको यहां इज करना पड़ेगा। और अगर इज आप नहीं कर रहे हो, मतलब वो करता तो है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। आपके दिमाग में यह प्रश्न नहीं आना चाहिए कि यह पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में कर्ता सब्जेक्ट नहीं होता है। जरा सोचिए आप, पैसिव वॉइस का मतलब सब्जेक्ट का पूरा सिंटेक्स का चैप्टर उलट गया पैसिव वॉइस पढ़ने के समय में। वॉइस अलग चीज है, सिंटेक्स अलग चैप्टर है, लेकिन सब्जेक्ट का कंसेप्ट अलग है। सो याद रखिए, सब्जेक्ट का डेफिनेशन नहीं बनाया जा सकता। कर्ता का डेफिनेशन तुम बना सकते हो, तुम हिंदी में रखो उसको, लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट का डेफिनेशन नहीं हो सकता। मैं पॉपुलरली एक सेंटेंस देता हूं, मैंने बहुत दिनों से दिमाग में चला आ रहा है, मैं उसका कभी इक्विवेलेंट नहीं लिया है, कभी सोचा नहीं है। जरा सोचिएगा, आप जरा देखो, on the day of the rally in the Pragati Maidan, nothing but the heads of thousands of people were seen. यहां पे तुम्हारा फाइनाइट वर्ब यहां है, वर सिन, वेयर प्लस V3, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3, फाइनाइट वर्ब हो गया। अब मैं तुमसे पूछूं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, तो आप सबसे पहला तो कि इस सेंटेंस में कर्ता है ही नहीं, जो देख रहा है वो तो सेंटेंस में है ही नहीं। तो हम आंख बंद करके बोल देंगे कि सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है, इस सेंटेंस में कर्ता है ही नहीं। जबकि अभी हम लोगों ने बात किया कि या तो इंपरेटिव सेंटेंस में यू छुपा होता है, नहीं तो दुनिया के बाकी हर सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होगा ही होगा। अब इस सेंटेंस में कर्ता नहीं है, जिसको दिखाई पड़ रहा है। रैली के दिन प्रगति मैदान में हजारों लोगों के सर के अलावे और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। अगर मैं ये बोलता हूं, तो जिसको दिखाई पड़ रहा था वो तो बोल रहा है, वो सेंटेंस में कहां है। अब मैं तुमसे पूछूं कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो सबसे पहला तो कि आप अपने दिमाग से प्लीज इसको हटाइए कि कर्ता मतलब सब्जेक्ट होता है, अरे सब्जेक्ट मतलब कर्ता होता है, इसको हटाइए। कभी हो जाएगा, काउ इट्स ग्रास, जाम इट्स मैंगोज,
बच्चे वाले सेंटेंस में आपको मिल जाएगा, बड़े वाले सेंटेंस में जिस उम्र में आप पढ़ रहे हो नहीं मिलेगा वो। आप अब इस सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट का कंसेप्ट आपका ठीक है तो आप ये समझो कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है। और अब क्या होगा, अगर आपने मेरे से कभी या मेरे किसी वीडियो को नहीं देखा हो और फर्स्ट टाइम अगर आप वॉच कर रहे हो तो व्हाट यू विल डू, कोई आदमी डे बोलेगा, कोई रैली बोलेगा, कोई गाने बजाने बोलेगा, कोई कोई हेड्स बोलेगा, कोई थाउजेंड्स बोलेगा, कोई पीपल बोलेगा। और मैंने क्लास में कभी सुना है, मैं कभी पूछता हूं तो, कि वेयर सिन के पहले सारा सब्जेक्ट है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि वर्ब के पहले आने वाले सारे वर्ड सब्जेक्ट होते हैं। मान लिया, फाइन फाइन फाइन, वर्ब के पहले आने वाला सारा सब्जेक्ट होता है, ओके डन। तो अगर मैं इस सेंटेंस में लिखूं द लेग्स ऑफ राम और यहां पे मेरे को इज आर लगाना है तो मेरे को जो मन करे वो लगाऊंगा, क्योंकि वर्ब के पहले आने वाला सारा वर्ड में एक सिंगुलर में है, एक प्लूरल में है। तो किसी को मन करे इज लगाना, किसी को मन करे आर लगाना, कोई टेंशन नहीं है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि वर्ब के पहले का सारा सब्जेक्ट होता है, भाई सब्जेक्ट हो सकता है लेकिन एग्री तो जिससे आपका वर्ब करेगा, सब्जेक्ट उसको मानोगे ना। और सब्जेक्ट एक वर्ड होता है, एक वर्ड। इसीलिए यह भी मत बोलिएगा हेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, नहीं तो मैं बोल दूंगा लेग्स ऑफ राम। अगर यहां पे आप आर लगा रहे हो तो आप राम को सब्जेक्ट नहीं ले रहे हो, लेग्स को सब्जेक्ट ले रहे हो। वो यहां से यहां तक का सारा सब्जेक्ट मान लिया जाए, ये बेवकूफी है, नहीं करना चाहिए। लेकिन एग्री तो आपका किसी एक से होगा। अब जरा सोचो कि अगर वो डे से एग्री करेगा, रैली से एग्री करेगा, प्रगति मैदान से एग्री करेगा तो ये वाज होना चाहिए। और अगर हेड से एग्री करेगा तो वेयर, थाउजेंड से वेयर, पीपल से वेयर। अब कोई ना कोई एक को तो टिकाओगे। अब तुम्हारा सब्जेक्ट का डेफिनेशन कितना काम कर रहा है, वन हु डज द वर्क अबाउट हुम वी टॉक समथिंग, जो काम करे या जिसके बारे में बात करें। काम करने वाला सेंटेंस में है नहीं, और हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, हेड्स के बारे में, थाउजेंड्स ऑफ पीपल के बारे में। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं वो तुम कमिट करो। पीपल के बारे में बात कर रहे हैं कि थाउजेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं कि हेड्स के बारे में बात कर रहे हैं कि रैली के बारे में बात कर रहे हैं, वो आप अपने दिमाग में ले आओ, कमिट करो किसके बारे में तुम बात कर रहे हो। क्योंकि जिसके बारे, अगर वो डेफिनेशन बचपन में अगर जानते थे, जो काम करे या जिसके बारे में बात करें, तो वो थ्योरी यहां भी अप्लाई होना चाहिए। अब जरा, इसीलिए मैंने बोला कि मुझे आज तक कभी भी सब्जेक्ट का डेफिनेशन समझ में नहीं आया। मैं कभी सोचता हूं कि मुझे एज ए स्टूडेंट सब्जेक्ट का मुझे कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या दूंगा मैं, तो मुझे नहीं पता चला क्या दूंगा मैं, आज तक मुझे नहीं पता चला। आपके पास है तो आप उस डेफिनेशन के अनुसार यहां पे दे लो। मेरा एक डेफिनेशन सुनो, और वो डेफिनेशन नहीं है, फंक्शन है, फंक्शन। क्योंकि मैं फिर से अपने जगह पे वापस आ रहा हूं, आप ध्यान देना, मैं फिर से अपनी बात पे वापस आ रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो सब्जेक्ट का कौन सा वर्ड सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है ये डिसाइड करना है, नॉट दैट हम किसके बारे में बात कर रहे हैं या कौन काम कर रहा है, ये नहीं। आप ये ध्यान देना कि मुझे आज तक एज ए स्टूडेंट जिस बात को मैं मानता हूं या उसको अप्लाई करता हूं, और मुझे दुनिया के हर सेंटेंस में सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, एक डेफिनेशन के चलते। ये मेरा बनाया हुआ है, आपसे इनवाइटेड है, आप अपने कमेंट्स में मेरे को जरूर बताइएगा कि इसका एक्सेप्शंस कुछ निकालिएगा। मैंने आपके डेफिनेशन का एक्सेप्शंस निकाल दिया, और इलॉजिकल निकालना है तो वो भी आप बता दीजिएगा।
कुछ सेंटेंसेस जो मैं जानबूझ के लिखूं, राम आम खाता है, सीता गाना गाती है, तो आप इस उम्र में राम आम खाता है, तो मैथ का भी चैप्टर वो स्कूल की तरह होना चाहिए था, स्कूल की तरह 36 प्लस 45 माइनस 10। तो अंग्रेजी का सेंटेंस ग्रेजुएशन में पहुंचने के बाद भी ऐसा वाला नहीं हो सकता है, राम आम खाता ही पे रहे हम लोग। ये मेरा डेफिनेशन है और इसी डेफिनेशन को मैंने आज तक यूज किया है और करता रहूंगा। एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी अ सब्जेक्ट। अब इसको मैं समझाता हूं। सब्जेक्ट बनने के लिए किसी वर्ड को नाउन या प्रोनाउन होना जरूरी है। अब ये क्वेश्चन है कि नाउन कितने तरह का होता है, नाउन कैसा कैसा होता है, वो जब हम नाउन पढ़ेंगे तो हम लोग उसको डिसाइड कर लेंगे, छोटे से में, बहुत विस्तार में नहीं कि गोल्ड मटेरियल नाउन है और फैमिली कलेक्टिव नाउन है, ये बचपन में कर चुके थे, अब उसकी जरूरत नहीं है, वो उतना आप सफिशिएंट हो। आपको अगर किसी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट यूज करना हो, मैं ऑब्जेक्ट ऐसे ही बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट पढ़ना है। ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पार्सिंग के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट से वर्ब का बहुत चीज डिसाइड होता है। सो ऑब्जेक्ट अभी नहीं, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से एक डेफिनेशन है कि जो ऑब्जेक्ट है वो किसी फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि वेयर सिन का हमको सब्जेक्ट खोजना है, वेयर सिन का हमको सब्जेक्ट खोजना है। ठीक है, अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट इंग्लिश में दो पार्ट ऑफ स्पीच का ऑब्जेक्ट आता है, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन को उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अभी प्लीज अगर आप समझने के लिए कर रहे हो तो याद रखना, मैं कंप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। कंप्लीमेंट पे जिस दिन ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे हम लोग कंप्लीमेंट पे भी आएंगे, फिलहाल अभी उसको समझने की कोशिश करो। वर्ब के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, माना जाता है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन जो भी कुछ वर्ड होता है वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट माना जाता है। और डेफिनेशन ये बोलता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कभी सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। मतलब अब आप अगर कंक्लूजन निकालो, अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो अगर कोई नाउन किसी वर्ब के बाद आया हुआ है या किसी प्रीपोजिशन के बाद आया हुआ है तो ये नाउन ऑब्जेक्ट है और ये कभी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। ये कभी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अब इस सिंपल सा थ्योरी को तुम अप्लाई करो, देखो इसीलिए राम सब्जेक्ट नहीं बना, क्योंकि वो ऑफ का ऑब्जेक्ट है और ये नाउन ना किसी वर्ब के बाद आया है और ना किसी प्रीपोजिशन के बाद आया है, इसीलिए ये नाउन सब्जेक्ट है। नाउन आपके सेंटेंस में दो ही तरह से यूज हो गया, तो सब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट। अब अगर वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद है तो वो उसका ऑब्जेक्ट है वर्ब या प्रीपोजिशन का, और अगर वो वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद नहीं है तो सब्जेक्ट है किसी फाइनाइट वर्ब का। बहुत सिंपल थ्योरी। तुम्हारे ऑन का ऑब्जेक्ट डे है। अब हम नाउन के पहले आर्टिकल आदि लगाते हैं, इसलिए वो टेंशन मत लीजिए। इस ऑफ का ऑब्जेक्ट रैली है, इस इन का ऑब्जेक्ट प्रगति मैदान है। ये कभी सब्जेक्ट नहीं बनेंगे।
इस ऑफ का ऑब्जेक्ट थाउजेंड्स है, ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा। इस ऑफ का ऑब्जेक्ट पीपल है, ये कभी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब बाकी बचा हेड्स। लेकिन जरा इस वर्ड को सोचो, ये क्या है, कंजंक्शन या प्रीपोजिशन? क्योंकि बट को सेंटेंस में दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एक कंजंक्शन के तौर पे और एक प्रीपोजिशन के तौर पे। अगर ये कंजंक्शन है, बचपन में हम लोगों को बताया गया है, तो अभी हम लोगों ने सीखा कि कंजंक्शन का मतलब कि सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब होना चाहिए था, और सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब बस एक है, पहला। दूसरा कि अगर तुमको मीनिंग भी हिंदी वादी का निकालने का मन करे, तो अगर आप कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल करते हो तो इसका मतलब होता है लेकिन। राम वॉज एब्सेंट बट he was attending his online class. But he was attending, लेकिन। और प्रीपोजिशन के तौर पे इसका मतलब होता है एक्सेप्ट। अगर मैं लिखूं नन बट राम केम इन द क्लास, नन बट राम, बट को हटा के एक्सेप्ट लगा दो ना, नन एक्सेप्ट राम, राम को छोड़कर और कोई नहीं आया। तो अगर आप इसको कंसेप्ट को अगर दिमाग में दे रखो तो बट भी एक प्रीपोजिशन हो गया, और तब हेड भी सब्जेक्ट नहीं है। अब सब्जेक्ट बना तुम्हारा नथिंग, ये है इस वाक्य का सब्जेक्ट, और कॉमन एरर के हिसाब से इस वेयर के जगह पे वाज का इस्तेमाल होगा, क्योंकि नथिंग सिंगुलर होता है। ये सब्जेक्ट और ये वर्ब। अब आपसे मैं अगर पूछूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, तो आप जरा सोचो अभी ध्यान से, तुम्हारा डेफिनेशन या ये डेफिनेशन कौन सा काम करेगा? जरा आप सोचिए। और ये डेफिनेशन ऐसा है जो यूनिवर्सल है, क्योंकि ये फंक्शन के आधार पर डेफिनेशन है, इसका एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। तुम्हारे वाले का तो हर बार मिलता है। सो तुम अगर अब अगर सब्जेक्ट के कंप्लीट कंसेप्ट की अगर बात करो फंक्शन के अलावा, तो कुछ एक्सेप्शनल केसेज हैं, डिटरमाइनर्स हैं, उनको थोड़ा पढ़ लो, आप ऐड कर लो। डिटरमाइनर सब्जेक्ट को के नंबर को गाइड करता है, एडजेक्टिव का पार्ट एक बनता है डिटरमाइनर। अब वो कर लो और पूरा तुम्हारा सिंटेक्स खत्म। तुम्हारा सिंटेक्स का 90% तो यही कंसेप्ट है ना, सब्जेक्ट खोजना है, और जो प्रीपोजिशन और वर्ब के बाद आएगा सब्जेक्ट नहीं होगा, और जो प्रीपोजिशन और वर्ब के बाद नहीं आएगा। और एक बात ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट का जगह कहीं नहीं बना हुआ है कि वर्ब के पहले आएगा। वो 8 वर्ड पहले, उसके बाद एक सब्जेक्ट, उसके बाद बाकी कुछ वर्ड्स, कहीं भी आ सकता है। वाक्य में सब्जेक्ट कहीं भी आ सकता है, और यही सब्जेक्ट का प्रॉब्लम का एरिया है। अब अगर आपको सब्जेक्ट का, अभी बस एक्सेप्शनल रूल्स नहीं कि मेनी के साथ बॉयज होता है तो बॉयज के साथ आर लगता है, वो कुछ रूल्स हैं, वो डिटरमाइनर का कंसेप्ट है। अभी तुम्हें सब्जेक्ट के प्लेसमेंट को इन द सेंटेंस समझना होगा। सब्जेक्ट का प्लेसमेंट, सब्जेक्ट को वाक्य में प्लेस कैसे कैसे किया जाता है, और इसमें तुम्हारे पास 2-3 रूल्स ऐसे आएंगे जैसे इन्वर्जन आएगा। वो सारे कंसेप्ट समझ जाओ। दुनिया के किसी भी सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब तो खाली फॉर्म से पहचाना जाता है, सब्जेक्ट को अगर तुम कंसेप्ट वाइज सब समझ जाओ, क्योंकि हमें अगर प्लेसमेंट समझना है तो याद रखिएगा
जहां से हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा। प्लेसमेंट दो तरह के होते हैं, एक एट्रीब्यूटिव और दूसरा प्रेडिकेटिव। सब्जेक्ट को भी इन दोनों जगहों पे दोनों तरीके से प्लेस किया जाता है और दोनों में बहुत अलग अंतर है। अभी अभी मैंने ऐसा एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव बोला ना कि आपको लग रहा हो कुछ भारी कंसेप्ट है, नहीं, उसको समझो, तुमको प्लेसमेंट पता चलेगा। अभी तुम्हारा कौन सा वर्ड सब्जेक्ट नहीं होगा और कौन सा होगा, ये हो गया। अब दूसरा ये कि वो सेंटेंस में प्लेस कैसे किए जाएंगे, सेंटेंस में तुमको मिलेंगे कहां से, कहां कहां मिल सकते हैं वो। अब ये कर लो। और ये एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में भी, एडवर्ब में भी, ना प्रोनाउन में, हर जगह तुमको काम करेगा। ये कंजंक्शन में, प्रीपोजिशन में, सब जगह इसको जरूरत पड़ेगा प्लेसमेंट का। आप ध्यान दो, क्योंकि ये सारे फंक्शनल बेस्ड रूल्स हैं और ये तुमको तुम्हारे ग्रामर के, तब इनको, ये सारे वीडियो जो मैं अभी कर रहा हूं, इसके बाद जब आप देखोगे ना, जब आप ग्रामर की किताबें देखोगे, तो या तो वो किताबें आपको फालतू लगेंगी और नहीं तो आप पढ़ोगे तो खूब अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं हम लोग फिर से। थैंक यू सबको।